गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो आज की वीडियो अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से सी प्लस प्लस अपन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था? डिफाइंड अ फंक्शन more than one times within a program with same name but different number of parameters, different order of parameters and different type of parameters। लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए आप लोग भी यहाँ पर इन C++ we can define an existing operator as a member function of class is called operator overloading। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि किसी जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है ना उसको किसी क्लास का एज ए मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दीजिए। इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोला जाता है। तो ओवरलोडिंग का एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ओवरलोडिंग जैसे C++ अपने मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था, उसकी डेफिनेशन कुछ और हो रही थी। और यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हो कि अगर हमने एज ए मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया तो क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये ऑपरेटर ओवरलोड हो गया है। तो देखिए अपन यहाँ पर एक प्रोग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक्चुअली हम ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स लिए x इसको इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर 12 से, y इसको इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर 13 से। अब मैं इन दोनों नंबरों का ऐड करना चाहता हूँ, मतलब x और y का मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पर z नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? इंट x को इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर 12 से, y को इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर 13 से। देन z में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई का मैं सम करके जो भी रिजल्ट आ रहा है वो z में असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। ये सेम टू सेम चीज़ है मैं किसके, और ये जो डेटा टाइप लिया अपन, एक ऐसा डेटा टाइप है हमारे यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यही ऑपरेशन मैं किसके ऊपर करना चाहता हूँ? मैं करना चाहता हूँ इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर। मीन्स मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट लेवल पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है, आप देखते चलिए यहाँ पर बुक नाम की मैंने क्लास बना ली है। अब इस बुक नाम की जो क्लास है इसकी मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसकी मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है इंट पेज। बुक में क्या होते हैं? पेज होते हैं। पेज का इसकी प्रॉपर्टी हो जाए, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। इसके पब्लिक सेक्शन में मैं यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। एक तो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, इसका पैरामीटर दिया इंटीजर टाइप का मैंने पेज। अब ये जो पैरामीटर, इस पैरामीटर से मैं क्या कर रहा हूँ? इसके इंस्टांस वेरिएबल को, ये क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ। दोनों के नेम सेम टू सेम है, तो इसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ? यहाँ पर दिस ऑपरेटर दिस पॉइंटर का यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर। और एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। किसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ? इस पेज नाम के वेरिएबल को या इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दी यहाँ पर डिस्प्ले पेज, मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पेज। और यहाँ पर मैं पेज को डिस्प्ले करा देता हूँ, और पेज को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। ये अपन ने यहाँ पर एक क्लास बना दी है। अब आप देखो यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पर क्या किया था, इस x को इनिशियलाइज किया था 12 से, y को इनिशियलाइज किया था मैंने यहाँ पर 13 से, और z को मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ? x प्लस वाई से, जो रिजल्ट आया इससे मैं इनिशियलाइज कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई एरर थी? एक बार कंपाइल करके देखें अपन इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब ये ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ, मतलब प्लस ऑपरेशन में किसके ऊपर लगाना चाहता हूँ? इस बुक क्लास के ऑब्जेक्ट पर। तो मैं यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, जैसे बुक B1, इसको किससे इनिशियलाइज किया मैंने यहाँ पर 10 से। फिर एक और बनाया मैंने B2, इसको इनिशियलाइज करूँ मैं यहाँ पर 12 से। क्लियर है? देखें कंपाइल करके इसको, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। फिर अपन ने एक और ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर बुक क्लास का ही B3 में मैंने असाइन किया यहाँ पर B1 प्लस B2। तो देखें अपन यहाँ पर कंपाइल करके इसको कि कंपाइल टाइम पे कोई एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। क्या बोला यहाँ पर? इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन। तो ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि आपने क्या लिखा? B1 प्लस B2, तो यहाँ पर एरर आ रही है। जब आपने लिखा था कि इंट x और y 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के, जब आप उन वेरिएबल्स पर प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटरनली इंटीजर जो डेटा टाइप है ना, तो इसके लिए इंटरनली क्या होती है? क्लास क्रिएट होती है। इंटरनली क्या होती है? इसके लिए भी क्लास बनती है, और उस क्लास के अंदर क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो इनके लिए पहले से ये फंक्शनलिटी क्या कर दी गई है? ऐड कर दी गई है।
और यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का आपने यहाँ पर यूज किया है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप जो आपने डिफाइन किया है। तो आपने यहाँ पर बुक नाम की एक क्लास बनाई, मतलब एक डेटा टाइप बनाया है, और इस डेटा टाइप के अंदर या इस क्लास के अंदर आपने प्लस के लिए यहाँ पर कोई भी फंक्शनलिटी डिफाइंड नहीं की है। अगर आप प्लस ऑपरेटर को इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर इस प्लस ऑपरेटर को एज ए मेंबर फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर, जैसा कि अभी एरर बता रहा था। ठीक है ना। तो आया समझ में ऑपरेटर ओवरलोड क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए उन डेटा टाइप्स के अंदर ही पहले से ही ये फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी गई है कि जब भी हम इस प्लस सिंबल का यूज करेंगे तो उसमें ये फंक्शनलिटी अप्लाई होनी चाहिए, जबकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर ये फंक्शनलिटी हमने डिफाइन नहीं की है। अगर हमें ये वाली फंक्शनलिटी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ना, इसको एज ए या इस प्लस ऑपरेशन वाली फंक्शनलिटी को पहले इस डेटा टाइप के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो ये क्या होता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब कि डिफाइंड एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर एज ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें अपन यहाँ पर, सी प्लस प्लस में इसको अचीव करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला होता है मेंबर फंक्शन से और दूसरा होता है किससे, फ्रेंड फंक्शन से। पहला होता है किससे, मेंबर फंक्शन से, और दूसरा क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन से। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर मतलब प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। तो चलो करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो जब अपन ने लिखा b1 प्लस b2, क्या लिखा अपन ने b1 प्लस b2, और इससे जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अपन कहाँ पर असाइन कर रहे हैं, b3 में असाइन कर रहे हैं। मतलब b3 को अपन किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, b1 प्लस b2 के रिजल्ट से। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या, उसकी जो रिटर्न टाइप होगी, जो फंक्शन बनाएंगे उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बुक टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं b1 प्लस b2 के रिजल्ट से। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो कैसा मिलना चाहिए, यहाँ पर बुक टाइप का रिजल्ट मिलना चाहिए। तो फंक्शन जो डिफाइन करेंगे उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ऑपरेटर एक सिंबल होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कीवर्ड होता है जो आपके कंपाइलर को बताता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ओवरलोड किया तो ये आपके कंपाइलर को बता रहे हैं यहाँ पर कि इस प्लस ऑपरेटर को अपन ने यहाँ पर ओवरलोड किया है। ठीक है ना। और अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, किस टाइप का, यहाँ पर बुक टाइप का। तो मैंने यहाँ पर एक्स टाइप का यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। एक बार कंपाइल करके देख लो कोई एरर है क्या, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बुक टाइप का अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पर बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर y। क्लियर है। फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन y डॉट एक्स असाइन। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर x प्लस, मतलब करेंट ऑब्जेक्ट के लिए ले देंगे दिस टेंस टू x प्लस, सॉरी पेज आएगा, पेज है ना यहाँ पर, y डॉट पेज, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अपन ने क्या कि y टाइप बुक क्लास के यहाँ पर y का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट के अपन कौन से वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज मतलब असाइन कर रहे हैं, वैल्यू किस में असाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पर पेज। तो पेज ये वेरिएबल है, इसमें क्या असाइन किया कि दिस टेंस टू पेज, इसमें असाइन करेंगे अपन x डॉट पेज, और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे अपन, यहाँ से रिटर्न कर देंगे इस y ऑब्जेक्ट को। क्लियर इतना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। और फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर b3 डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे अपन यहाँ पर, डिस्प्ले पेज। इसको अपन यहाँ पर कॉल कर दिया है। स्क्रीन को पहले क्लियर कर देते हैं अपन, यहाँ पर CLR फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन को कॉल कर देते हैं गेट ch। कंपाइल करें, कोई एरर नहीं, रन किया अपन यहाँ पर। तो कितना होना चाहिए यहाँ पर b3 में जो पेज है वो पेज के टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पर 22। तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर फाइल मिल रहा है यहाँ पर। एक मिनट,
सॉरी प्लस, तो कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया अपने यहाँ पर प्लस, तो अब देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना मिला है 22। तो ये चीज़ कैसे हो रही है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जब हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसको कॉल करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा नहीं गया है यहाँ पर, तो देखो इंटरनली ये वाला स्टेटमेंट तो आपने ऐसा लिखा है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनली इस स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर कैसे लिखता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे लिखा अपन ने बुक B3 असाइन, तो यहाँ पर लिखा B1 डॉट क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर प्लस, और इसमें क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर B2 को एज ए पैरामीटर पास कर रहा है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका करंट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट से के कौन से मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस वाले मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इस B2 को क्या कर रहे हैं आप इसको यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये जो B1 है ना, तो B1 को अपन यहाँ पर कैसे एक्सेस कर रहे हैं दिस, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है भी हमारा यहाँ पर B1, और B2 क्या है यहाँ पर एज ए पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है। तो B2 जाकर कहाँ पर कॉपी हो जाएगा, इस x नाम के वेरिएबल में जाकर कॉपी हो जाएगा। ये देखो, तो आपने ऐसा लिखा नहीं यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा था कि B3 असाइन B1 प्लस B2, तो आपने तो ऐसा लिखा है यहाँ पर, लेकिन इंटरनली इस ऑपरेटर को हमारा कंपाइलर किस तरीके से कॉल कर रहा है तो वो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखकर बताया है। तो कैसे कॉल कर रहा है, B1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा करंट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के आपने किस मेंबर फंक्शन को कॉल किया, आपने इस वाले मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, और ये कैसा मेंबर फंक्शन है हमारा, एक पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन है। तो इसमें क्या पैरामीटर पास किया आपने B2, क्यों, क्योंकि इसका पैरामीटर आपने क्या डिफाइन किया था यहाँ पर, ये B2 बुक टाइप का पैरामीटर यहाँ पर प्रोवाइड किया था। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं इन C++ विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। ये क्लियर, चलो ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपका वेरिएबल होता है वो क्या हो जाता है, हमारा करंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। वो जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या हो जाता है, हमारा पैरामीटर हो जाता है। मतलब सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, राइट साइड पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरामीटर बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना, चलो ठीक है, क्लियर है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोगे ना तो वहाँ पर ये लिखा रहेगा कि चलो ठीक है, इससे बाहर आते हैं अपन, इसको B3 ये लिख दे रहा हूँ मैं, बुक B3, ठीक है ना। तो बार बार हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अपन ने हिडन किया, कमेंट्स किया, और इसको भी कमेंट्स किया है। अगर आप ये लिखें या ये लिखें, अगर आप ऐसा लिखते हो तो इसको इंटरनली हमारा कंपाइलर इस तरीके से कंसीडर करता है। तो कई बार ये पूछता है कि क्या मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, कैसा, वो लिख सकता है कि B3 असाइन B1 प्लस 23। ये काम बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या रहेगी, जो आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया है, क्या किया, जो आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया है ना, उसमें से पैरामीटर क्या पास करें आप, इंटीजर टाइप का। लेकिन अभी जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है, ऑपरेटर ओवरलोड जो डिफाइन किया है, उससे पैरामीटर किस टाइप का डिफाइन कर रखा है आपने यहाँ पर, बुक टाइप का, और आप यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर। तो ऐसा लिखोगे तो क्या मिलेगा आपके यहाँ पर, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। एक मिनट, B3 कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, इसको कंपाइल किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर इस पे ले रहा, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर गुड प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपने क्या पास किया सेट 23, तो 23 क्या यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का नंबर है, लेकिन जो आपने फंक्शन ओवरलोड किया है उस फंक्शन में क्या डिफाइन करके रखा आपने, मतलब उसका पैरामीटर क्या डिफाइन करके रखा आपने, बुक टाइप का। यहाँ से पैरामीटर कंपाइल और रन करो, ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये गुड प्रोग्रामिंग नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि जब आप यही फंक्शनलिटी किसी और ऑपरेटर, मतलब किसी और कंपाइलर पर अप्लाई करो, जैसे अभी टर्बो में काम कर रहे हो, दूसरे पे अगर आप काम करते हो तो हो सकता है ये फंक्शनलिटी वहाँ पर वर्क ना कर पाए और आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ के लिए जो है ना, आपको जो ऑपरेटर ओवरलोड किया ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंट x। तो अपन क्या करेंगे, जो पेज है हमारा, उस पेज में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस x को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा करंट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा पैरामीटर। तो कितना आ रहे हैं यहाँ पर 33। तो इसको किस तरीके से कॉल कर रहा होगा इंटरनली,
ये इसको इस तरीके से कॉल कर रहा होगा v3 असाइन v1 डॉट ऑपरेटर प्लस ये 23। आपने अगर इसको ऐसा लिखा है तो आपका कंपाइलर इसको इंटरनली इस तरीके से लिख देता है। क्लियर हो इतना? चलो ठीक है। अब जैसे आपने C++ में एक और चीज़ पढ़ी होगी, देखिए आप यहाँ पर जैसे अपन बात करें यहाँ पर सी आउट, तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, किसका, आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट होता है। और आप ये वाला ऑपरेटर लगाते थे, ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये हेलो, ये क्या होगा, ये भी होता है एक ऑपरेटर ओवरलोड। ये लेफ्ट साइड ऑपरेटर ओवरलोड हो गया आपका यहाँ पर। तो इसको किस तरीके से कॉल कर रहा होगा हमारा कंपाइलर, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। इसको मैं हिडन कर रहा हूँ अभी, मतलब कमेंट्स कर रहा हूँ। तो जैसे आपने ये लिखा है तो इसको किस तरीके से कॉल कर रहा होगा, ये इस तरीके से कॉल करता है सी आउट डॉट ऑपरेटर, कौन सा, ये वाला। और पैरामीटर में क्या पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये भोपाल पास कर रहा हूँ। तो ये इसको इस तरीके से कॉल करता है, क्या लिखा है, हेलो भोपाल। क्लियर है? अगर आपने ऐसा लिखा है ये वाला स्टेटमेंट, तो इसको इंटरनल हमारा कंपाइलर कैसा लिख देता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इस वाले स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख देता है। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरीके से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको बताऊंगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आपने। चलो नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन होता है उसको फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से क्लास के अंदर डिफाइन कर दो, सॉरी डिक्लेयर कर दो, और उसे क्लास के बाहर डिफाइन कर दीजिए। तो चलो ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय फ्रेंड फंक्शन। तो अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, तो जो मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें कितने पैरामीटर डिफाइन करते हैं अपन, सिर्फ एक ही पैरामीटर डिफाइन करते हैं। अगर अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं किससे, फ्रेंड फंक्शन से, तो हमें कितने पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो चलो 2 पैरामीटर डिफाइन कर दे बुक टाइप का। मैंने लिया यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये बुक y और ये सेमीकोलन। क्लियर है? और इसको अपन ने डिक्लेयर किया तो इसको बना देते अपन इस क्लास का मेंबर, मतलब फ्रेंड। तो अपन यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड से इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर बना दिया है। देखिए कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसको इनको यहाँ से हटा देते हैं अपन। क्लियर है? ये तो अपन ने डिक्लेयर किया, अब इसको मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पर। तो इसका रिटर्न टाइप क्या दिया अपन ने, बुक। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, ऑपरेटर प्लस कितने पैरामीटर डिफाइन किया अपने, 2। किस टाइप के पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, बुक टाइप के। आप इनका नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, एक और बुक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OBJ डॉट, किसको इनिशियलाइज करेंगे, पेज। तो क्या लिखेंगे, ए डॉट पेज प्लस बी डॉट पेज, और इस OBJ को यहाँ से अपन रिटर्न करा देंगे, OBJ। क्लियर इतना? चलो ठीक है, इसको कॉल करके देखें अब अपन यहाँ पर। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसको सॉरी डिक्लेयर कर दिया, और अपन ने इस फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि क्लास का फ्रेंड तो होता है, लेकिन कॉल कैसे होता है, जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन। तो अपन ले लेंगे B1 प्लस B2, यहाँ पर लिखेंगे B3 डॉट, कौन सी मेथड कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे अपन यहाँ पर, डिस्प्ले पेज। इस फंक्शन के यहाँ पर कॉल किया, एक एरर आ रही है, देखते हैं यहाँ पर, ए इज नेवर यूज्ड, डिक्लेरेशन सिंटैक्स, अच्छा सॉरी।
ठीक है ना। तो ये देखा अपन यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो आपको मैं बता दूं, आपने ये लिखा नहीं यहाँ पर कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट्स करके बता दूं कि इंटरनली किस तरीके से कॉल हो रहा होगा। अब अपन ने बाई जब देखा था किससे मेंबर फंक्शन से, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि पहला जो मतलब प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखा था वो क्या हो रहा था आपके यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट, और राइट साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट लिखा था वो क्या था हमारे यहाँ पर पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट, मतलब पैरामीटर था, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या था करंट ऑब्जेक्ट था। तो इसको अब यहाँ पर तो मेंबर फंक्शन है नहीं है, तो एक्सेस कैसे होगा, ये नॉर्मल तरीके से एक्सेस होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर बुक B3 असाइन, तो कैसे हो रहा होगा इंटरनली ये ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पर B1 और B2 को क्या कर रहा होगा यहाँ पर इंटरनली एज ए पैरामीटर पास कर रहा होगा इस तरीके से। ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको कॉल कर रहा है। क्लियर है यहाँ पर। चलो ठीक है, तो ये तो देखा अपन ने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय मेंबर फंक्शन एंड बाय फ्रेंड फंक्शन। तो इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। बाकी बची हुई जो ऑपरेटर्स है ना वो आप ओवरलोड कर लेना। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर कि कौन कौन से ऑपरेटर्स को अपन ओवरलोड कर सकते हैं और इस ओवरलोडिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ रूल्स होते हैं। ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड मीन्स वी कैन नॉट डिफाइंड एनी न्यू ऑपरेटर, है ना। तो वी कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर। ना तो अपन इसके प्रेसिडेंस को चेंज कर सकते हैं, ना तो इसकी एसोसिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, एंड ना ही हम इसकी यहाँ पर मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑपरेंड शुड बी यूजर डिफाइंड इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो एक ऑपरेटर क्या होना चाहिए आपका, ऑपरेंड क्या होना चाहिए यहाँ पर, यूजर डिफाइंड ऑपरेटर, यूजर डिफाइंड होना चाहिए। सम फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोड। तो अपन क्या नहीं कर सकते, ये जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर इनको अपन क्या नहीं कह सकते यहाँ पर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। चलो ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेंबर फंक्शन ओवर राइडिंग। तो किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर, फंक्शन ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो फंक्शन ओवरराइडिंग की ओर अपन मूव करते हैं यहाँ से। तो फंक्शन ओवरराइडिंग मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से अपन इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि हाउ टू ओवरराइड अ फंक्शन इन C++। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि रीडिफाइंड द पेरेंट क्लास फंक्शन इनटू चाइल्ड क्लास विथ सेम नेम, विथ सेम पैरामीटर, विथ सेम रिटर्न टाइप बट डिफरेंट बॉडीड पार्ट। एक बार फिर से सुने आप यहाँ पर, फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, रीडिफाइंड the parent class function into child class with same name but different number गड़बड़ हो गया, फिर से सुन रहे, redefined the parent class function into child class with same name, with same parameters and same return type but different body part। तो ऐसा कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अपन एक क्लास बना ली यहाँ पर A, और ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक क्लास बना ली A, इसके पब्लिक सेक्शन में अपन ने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर मेंबर फंक्शन M1, और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर ऋतु। फिर अपन एक क्लास बना ली यहाँ पर B, और विजिबिलिटी मोड A, इसको पूरा क्लियर करें अपन यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। और इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में अपन यहाँ पर इस फंक्शन को अपन यहाँ पर ओवरराइड कर देते। तो क्या होगा, रिटर्न टाइप सेम है, पैरामीटर ये भी नॉन पैरामीटर है, ये भी नॉन पैरामीटर है, मेथड का फंक्शन का नेम सेम है, रिटर्न टाइप भी यहाँ पर सेम टू सेम है। और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा दे रहा हूँ यहाँ पर शरॉन। ठीक है, कंपाइल करके देखें कोई एरर है क्या, कोई भी एरर नहीं है।
अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, ये क्या किया अपन ने यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर ओवरराइड करने के लिए मैंने बताया आपको। अगर मैं यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और कॉल करता हूँ OE.M1, तो किस क्लास की M1 मेथड को फंक्शन कॉल होगा आपके यहाँ पर? ए क्लास का। और अगर मैं यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ .M1, तो किस क्लास का कॉल होगा यहाँ पर? ओके, क्लियर। अच्छा, हो तो रहा ना, क्रिएट। नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए मैं यहाँ पर ENDL का यूज कर रहा हूँ, ENDL। तो देखो, अगर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, M1 फंक्शन को कॉल किया, तो कौन सा कॉल हो रहा है? ए क्लास का कॉल हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर बी क्लास का फंक्शन यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और M1 फंक्शन को कॉल किया, तो किस क्लास के यहाँ पर M1 फंक्शन कॉल हो रहा है? हमारे यहाँ पर बी क्लास का ही कॉल हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैंने। यहाँ पर मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया, तो अब जब बी क्लास की यहाँ पर M1 फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ से एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। ये पास किया मैंने, तो अब भी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। तो जो ऑपरेटर की बात करो, फंक्शन की बात करें, फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें, तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन यही होती है कि रीडिफाइन द पेरेंट क्लास फंक्शन इनटू चाइल्ड क्लास विथ सेम नेम, विथ सेम पैरामीटर, विथ सेम रिटर्न टाइप बट डिफरेंट बॉडी पार्ट या डिफरेंट ऑपरेशन इज कॉल फंक्शन ओवरराइडिंग। इसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये अचीव हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो आपका पेरेंट क्लास है ए, पेरेंट क्लास ए के अंदर जो आपने M1 फंक्शन डिफाइन किया है वो कैसा था? आपका नॉन पैरामीटराइज, और आपने इसी फंक्शन के यहाँ पर ओवरराइड किया है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या डिफाइन कर दिया आपने? इंट x टाइप के यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। तो मतलब ये पैरामीटराइज है और ऊपर वाला कैसा है? नॉन पैरामीटराइज है। तो इसलिए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? कंपाइल टाइम एरर मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन C++ के यहाँ पर रूल्स होते हैं कि अगर हमें यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग अचीव करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। वर्चुअल कीवर्ड, तो इसी को बोला जाता है यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर? वर्चुअल फंक्शन। लेकिन इसमें के जो C++ के रूल्स हैं ना, ये डिपेंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा किस पर? आपके कंपाइलर पर, ठीक है ना। किस पर डिपेंड होते हैं? बहुत ज़्यादा ये कंपाइलर पर डिपेंड होते हैं। तो अगर आप डिफरेंट कंपाइलर पे यूज करोगे तो ये वाला प्रोग्राम जो अपन ने बनाया ना, तो ये क्या देगा आपको? यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर देगा। तो वर्चुअल फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं कि पेरेंट क्लास वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी प्राइवेट, ठीक है ना। आप इसको करके देखिएगा वर्चुअल फंक्शन को प्राइवेट। चलो ठीक है, उसको छोड़ो, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपन ने क्या किया? यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन कर दिया अपन ने? यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इस वर्चुअल जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अपन यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है। तो ओवरराइडिंग की डेफिनेशन आपको मालूम हो गई है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब अपन ने यहाँ पर अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर और M1 फंक्शन को कॉल किया, तो किस क्लास का M1 फंक्शन कॉल हो गया? यहाँ पर कॉल होगा आपका ए क्लास का M1 फंक्शन। और अगर मैंने यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना और M1 फंक्शन को कॉल किया, तो किस क्लास का M1 फंक्शन कॉल होगा? यहाँ पर बी क्लास का ही M1 फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अपन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, किसकी? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की। तो आपने पढ़ा होगा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। किससे अचीव होगा? ये फंक्शन ओवरराइडिंग से अचीव होगा। अब ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसको आप बहुत अच्छे से सुनना। क्या करना है आपको? बहुत अच्छे से सुनना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आप डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम उसको बनाकर नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है कि हाउ कैन वी अचीव या व्हाट इज द डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। आपने डेफिनेशन तो बता ही दी होगी, है ना, आपने लिखी हुई होगी, ढेर सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइंड बहुत सारे ट्यूटोरियल में। लेकिन अगर एक्चुअल हम बात करें यहाँ पर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की, प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करें,
तो हम जो भी आंसर देते ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो मैंने तो काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर इंटरव्यूज लिए हैं, सभी लोग गलत आंसर देते हैं। तो इतना याद रखना है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन साथ साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कंडीशंस और भी होती हैं। तो क्या होता है कि पेरेंट क्लास का क्या होना चाहिए, आपका पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। जैसे जावा में क्या होता है कि रेफरेंस वेरिएबल होता है ना पेरेंट क्लास के, जो लोगों ने जावा पढ़ा होगा, और ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, चाइल्ड क्लास का होना चाहिए। लेकिन सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो पेरेंट क्लास का क्या होना चाहिए, हमेशा पेरेंट क्लास का पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी आपका ओवरराइडिंग फंक्शन है, जो भी आपका ओवरराइडिंग फंक्शन है, उस ओवरराइडिंग फंक्शन को अपन किससे कॉल करेंगे, यहाँ पर पेरेंट क्लास के पॉइंटर वेरिएबल से। लेकिन रन टाइम पर एग्जीक्यूट कौन होगा, आपका चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, किसकी यहाँ पर, फंक्शन ओवर राइडिंग की, सॉरी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पर कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, सेलेक्टिंग एग्जीक्यूटेबल फंक्शन एट रन टाइम बाय कंपाइलर। अगर जावा की हम बात करें तो जावा में आपने पढ़ा होगा सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन एट रन टाइम बाय जेबीएम। लेकिन यहाँ पर जेबीएम तो होता नहीं है, क्या होता है यहाँ पर, कंपाइलर होता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पर कंपाइलर की होती है। तो कंपाइलर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूटेबल मेंबर फंक्शन या एग्जीक्यूटेबल फंक्शन एट रन टाइम। रन टाइम पे वो सिलेक्ट करके बताएगा, ठीक है ना। तो रन टाइम पे सिलेक्ट करके बताएगा कि किस क्लास के यहाँ पर मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि जो आपका मेंबर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ओवरराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर ओवरराइड होना चाहिए। और पेरेंट क्लास के क्या बनाओगे, पॉइंटर वेरिएबल, और चाइल्ड क्लास का क्या बनाओगे आप यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनाओगे। और पेरेंट क्लास की जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पर वर्चुअल होना चाहिए। देखो कैसे, पेरेंट क्लास के क्या बनाए अपन यहाँ पर, पॉइंटर वेरिएबल। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे अपन यहाँ पर, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के पॉइंटर वेरिएबल से अपन किसको कॉल करेंगे, यहाँ पर पेरेंट क्लास के इस m1 फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे अपन यहाँ पर, OA टेंड्स टू m1। यहाँ पर किस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल होगा, आपका चाइल्ड क्लास का। क्योंकि रन टाइम पर क्या कर रहा है कंपाइलर, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, जो रन टाइम मतलब जो ऑब्जेक्ट है, करंट जो ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट किस क्लास का, आपके यहाँ पर बी क्लास का है। तो वो क्या करेगा, बी क्लास के इस m1 फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं पेरेंट क्लास के इस m1 फंक्शन को वर्चुअल नहीं बनाता हूँ तो क्या होगा, तो बाई डिफॉल्ट किसको कॉल करेगा, ये पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर आपका ना तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है और ना ही आपके यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग अचीव हो रही है। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको अचीव करना है सी प्लस प्लस में, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, सिर्फ दो ही शर्त आपके यहाँ पर फॉलो करनी है कि पेरेंट क्लास के अंदर आपको वर्चुअल फंक्शन बनाना है, उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड करने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, आपकी रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होना चाहिए, बट बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, सेम टू सेम भी रख सकते हैं लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि किसका फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है, कौन सी फंक्शनलिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। क्लियर इतना। और उस ओवरराइडिंग फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास का पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया पेरेंट क्लास का पॉइंटर वेरिएबल, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और इस पेरेंट क्लास के पॉइंटर वेरिएबल से आपको क्या करना पड़ेगा, इस m1 फंक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो रन टाइम पर करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कंपाइलर चेक करेगा कि एक ये m1 फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो m1 फंक्शन इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, किसके अंदर, या बी क्लास के अंदर, तो बी के ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होगा, तो इसको ये इंटरनली कॉल कर देगा। क्लियर है। तो आज अपन ने देखा यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाई मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक और चीज़ बोली जाती है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने पढ़ा है, नाम सुना होगा शायद, अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ किया जाता है। तो इसको सी प्लस प्लस में कैसे अचीव किया जाएगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, क्योंकि जावा वाले हैं तो उनको तो मालूम है कि अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस में इस टाइप का कोई भी कीवर्ड डिफाइंड नहीं किया गया है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी शायद, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या पढ़ा होगा आपने, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका सिर्फ हेडर होता है लेकिन बॉडी पार्ट नहीं होती है ना। अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी बॉडी पार्ट,
अ वर्चुअल फंक्शन डज नॉट हैव एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब वो वर्चुअल फंक्शन जिसका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। और अगर इफ एनी क्लास कंटेंट एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वो क्लास कैसी हो जाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। एंड वी कैन नॉट इंस्टांशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए देखिए कैसे करते हैं अपन इस चीज को। जैसे मुझे यहाँ पर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे अपन, ये वर्चुअल फंक्शन है हमारा, इसको मुझे प्योर बनाना है तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर 0। तो वर्चुअल फंक्शन देखो सभी जितने भी लैंग्वेजेस हैं काम तो सबका लगभग लगभग सेम टू सेम होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो C++ से हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो एक क्लास के अंदर क्या है, एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो ये क्लास क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। एंड वी कैन नॉट इंस्टांशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं मैंने जो बोला है कि वो 100% सत्य है या नहीं है। देखो पॉइंटर वेरिएबल बनाया, कोई एरर नहीं। अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर क्या आ रही, एरर आ रही है। क्या, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। तो एक ऐसी क्लास है, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो इस एरर को कैसे दूर किया जाए, आई थिंक थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम। तो इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है मुझे। प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया तो अपन क्या नहीं कर सकते, अब यहाँ पर इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते अपन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंटर वेरिएबल जरूर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है, क्लियर है। अब इसको कैसे इंस्टांशिएट करेंगे, हाउ कैन वी इंस्टांशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन इंस्टांशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय इट्स चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंटरनली ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, मतलब पेरेंट क्लास भी इंस्टांशिएट हो जाती है। वो टेंस टू यहाँ पर कॉल करेंगे अपन इस M1 को, एरर ओके। तो क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर एरर आ गई ना कि पैरामीटर सेम होने चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होने चाहिए, मेथड का नाम सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शन का नाम सेम टू सेम होना चाहिए। अभी एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर पैरामीटराइज बना दिया था इसलिए। क्योंकि अगर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया, और आप अगर ओवरराइड नहीं किया तो बी क्लास भी बाय डिफॉल्ट क्या हो, चाइल्ड क्लास भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब क्या रहा है कि पेरेंट की जो भी चीज़ें हैं, जो भी पब्लिकली चीज़ें, वो क्या हो रही है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्या होती है, इनहेरिट होकर आ रही है। कहाँ पर, चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट होकर आ रही है। अगर आपने उनको ओवरराइड नहीं किया है ना, अगर आपने उनको ओवरराइड नहीं किया, एब्स्ट्रैक्शन को अगर ओवरराइड नहीं किया, तो ये क्लास क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। कौन सी, बी क्लास। अगर इस एब्स्ट्रैक्शन को हमें, मतलब इसको हमें कॉन्क्रीट क्लास बनाना है, किसको, बी क्लास को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी को हमें यहाँ पर ओवरराइड करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी फंक्शनलिटी कौन सी यहाँ पर, M1 मेथड या M1 फंक्शन। तो इस M1 फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि अपन क्या करें, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर आप इस मेथड को ओवरराइड नहीं करें, चाइल्ड क्लास भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्या नहीं कर सकते अपन, इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है। क्या कर दिया, यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड कर दिया तो ये क्लास कैसी होगी, आपकी कॉन्क्रीट क्लास, और ये क्लास कैसी यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या बनाया अपन ने, रेफरेंस वेरिएबल, और कॉन्क्रीट क्लास का क्या बनाया अपन ने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ओवरराइडिंग मेथड को अपन ने यहाँ पर कॉल कर दिया है।
तो कैसे कॉल किया अपन ने यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ ए क्लास पॉइंटर वेरिएबल। तो ये अपन ने यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन को भी देखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास को भी देखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।